अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रिजेश मिश्र और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे अधिकारी के पास है जो किसी नाम और चेहरे के मोहताज नहीं हैं। बात करेंगे प्रतापगढ़ के डीएफओ आशुतोष जी की। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर प्रतापगढ़ में जो उनका कार्यकाल 6 महीने का बीता है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। और जो पौधारोपण है, इसके अलावा वेटलैंड की बात आती है, शायद किसानों को कम ही पता है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सर, सबसे पहले तो ग्लोबल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद ब्रजेश जी, आप हमारे यहाँ पे आए हैं, आपसे बात करके अच्छा लगेगा। सर, पहला सवाल यह है कि प्रतापगढ़ अधिकारी आने से डरते हैं। आप प्रतापगढ़ 6 महीने बिताए हैं, कैसा लगा आपको? मेरा मूलतः जो घर है वो लखीमपुर से है, मैं अवध से हूँ। और एक टाइप से ये मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ। भगवान की कृपा है कि अवध की भूमि को मुझे सर्व करने का मौका मिल रहा है। तो हालांकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे कि प्रतापगढ़ को, कि कोई आया नहीं हमारे घर से प्रतापगढ़। जब मैं आया तो मुझे निश्चिंत था कि मुझे अगर मेरी अवधि बोलने को मिल रहा है, मेरे लोग मिल रहे हैं, तो मुझे कोई कार्य में कोई बाधा नहीं है। और वैसे ही हुआ है। पूरा 6 महीने का मेरा जो कार्यकाल है बहुत ही शांतिप्रिय रहा। लोगों ने भी काफ़ी सहारा और काफ़ी लोगों को भी मैंने सपोर्ट किया। तो ये एक टाइप से विन विन सिचुएशन मेरे लिए है, ना कि कोई चिंताजनक है। सर, प्रतापगढ़ में विकास की बात करेंगे, आपके द्वारा कार्यकाल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, यूथ उसमें बहुत सारा है, वो जानना चाहता है कि आप 2023 बैच के ऑफिसर हैं। तो सर, किस तरीके की तैयारी की है, और जो यूथ अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो उत्साहित हो जाते हैं। चूँकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं बस यूथ को एक बात बोलना चाहूँगा। आप आइडेंटिफाई करिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप अपनी खुद की पढ़ाई कंट्रोल कर सकते हैं, कितने घंटा पढ़ना है वो कंट्रोल कर सकते हैं। निर्णय पे या फिर रिजल्ट पे आप पे कंट्रोल नहीं है। काफ़ी लोग चिंतित होते हैं कि होगा क्या, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें क्या करना है। हमारे हाथ में जो है उसको आप कंट्रोल में रखिए। जब वो अनकंट्रोल हो गया, मतलब आप ट्रैक से बाहर हैं। सेकेंड थिंग ये है कि आप अपने आप में सिंसियरिटी रखिए। अगर आपने प्लान बनाया कि आप 4 घंटे पढ़ेंगे और आप 3 घंटे पढ़ के बोल रहे हैं मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, तो आप किसी को नहीं, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुल मिलाकर डेडिकेशन होना चाहिए, और इसके लिए जो रहनी चाहिए आपके पास। आपने जो बोला है उसको करना है, उसके बगैर इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सिविल सर्विसेज। आपको मेहनत करनी है और अपने आप से बहुत ही सिंसियर रहना है, कि अगर उसी से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप सिंसियरिटी रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही ऊपर जाएगा। सर, आप बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। आप एज ए डीएफओ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पौधारोपण, आम जनमानस जानना चाहता है कि जो प्रतापगढ़ का लक्ष्य है, क्योंकि पौधे तो लगाए जाते हैं लेकिन उसकी देख रेख नहीं होती, इसके अभाव में पौधे अगले साल फिर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कोई रणनीति बनाए हैं इस बार आप? पौधे इस बार 58 लाख 58 लाख के आसपास लगाए गए हैं, जिसमें कि हमने वन विभाग ने 21 लाख लगाए हैं और अदर विभाग ने 37 लाख के आसपास लगाए हैं। देख रेख की इतना बड़ा टारगेट है और इतनी जगह, विभिन्न जगह पर लगाया जाता है। हर जगह सुरक्षा देना बहुत मुश्किल है। रोड किनारे आप तार बाड़ नहीं कर सकते, वहाँ पे लोग जाते हैं, जानवर जाते हैं। तो उसकी रणनीति यही है कि हम ऐसी जगह पे चिन्हित करते हैं कि जहाँ पे उसकी चराई कम हो। बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसको जानवर खाना पसंद नहीं करते, तो हम उस टाइप की कंजी है, शीशम है, हम ये सब लगाते हैं। दूसरी रणनीति हमारी ये होती है कि हम एटलीस्ट 5 फुट का पौधा लगाएं, जिससे कि बकरी नहीं खा सके, जिससे जानवर की चराई कम हो सके। तो ये 2 रणनीति वहाँ पे काम करती है जहाँ पे हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। जहाँ पे हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं वहाँ पे हम सुरक्षा खाई बनाते हैं, और जहाँ पे सुरक्षा खाई नहीं हो पाती वहाँ पे तार बाड़ करते हैं। तार बाड़ बहुत कम हो पाता है क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा है और ऐसी पर्याप्त भूमि मिल नहीं पाती है जहाँ पे तार बाड़ किया जा सके। तो 2 जो ऊपर पहले हमारे बिंदु हैं जहाँ पे हम पौधे ही ऐसे सिले करके लगाते हैं जिसकी चराई कम हो। और दूसरी चीज़ उनकी हाइट, हम इस तरह से सुनिश्चित करते हैं। प्लस अगर हम पास्ट में देखें तो हमारे यहाँ पे जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट कवर का सर्वे आया था 2023 में, उसमें ये दर्शाया था कि जिले में 0.26% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। क्योंकि पौधे आज जो लगता है उसको लगता है 4-5 साल मैच्योर होने में लगता है, जिसको अब दिखाई देगा पौधारोपण। तो सिंस रिपोर्ट बोल रही है कि 0.26% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, इसका मतलब धरातल पे काम हुआ है और जो पौधे लगाए गए थे वो अधिकांश जीवित हैं और चल रहे हैं। सर, प्रतापगढ़ में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। आप कई सारे वेटलैंड भी बनवा रहे हैं, तो वेटलैंड क्या है और किसान किस तरीके से संपर्क करें, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दीजिए। एक्चुअली आज बहुत
अलार्मिंग सिचुएशन है वाटर लेवल जाने की। पहली बात तो बारिश जो है बहुत इरेटिक हो रही है। जो पहले 2 महीने में बारिश होती थी वो कभी कभी आजकल ऐसा हो रहा है 15 दिन में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो ग्राउंड है वो रिचार्ज अपने आप को नहीं कर पा रहा है। सारा पानी नदियों में बह जाता है, बाढ़ के रूप में निकल जाता है। प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जो नदियों से घिरा हुआ है। प्रतापगढ़ सई नदी तीनों तरफ से घिरे हुए ही, गंगा नदी उस मेजर बाउंड्री बना रही है। उसके कारण ये हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े तालाब हैं जो आज या तो विकास की भेंट चढ़ रहे हैं या तो एनक्रोचमेंट की भेंट चढ़ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास हो रहा है जिला आर्द्रभूमि समिति के तहत से कि जितने बड़े वेटलैंड हैं उनको संरक्षित किया जाए। उनमें जो भी इलीगल काम हो रहा है, जैसे कि सॉलिड वेस्ट डंपिंग काफ़ी हो रही है, सीवेज का डिस्चार्ज काफ़ी हो रहा है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सब रोका जाए। उसके तहत अभियान के तहत हमने एक अभी जो वेटलैंड है काला काकड़ में, कुंडा तहसील में पड़ता है, चौरंग 18 हेक्टेयर का है, उसको हमने सीमांकन कराया और हमने शासन भेजा है। वो वेटलैंड रूल्स 2017 के तहत नोटिफाई हो जाएगा। उसके तहत जो भी खतरनाक एक्टिविटी हैं वो सारी उसमें प्रोहिबिट हो जाएंगी, और जो अच्छी एक्टिविटी हैं जैसे कि उसमें अगर बोटिंग कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, लोग अपने एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, वो प्रमोट की जाएंगी। उसी के तहत 2 और वेटलैंड है, एक रंगोली लालगंज में है, दूसरा दाऊदपुर पट्टी में है। इनका भी नोटिफिकेशन का काम जारी है। लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि तालाबों को आप वेस्टलैंड ना समझें। तालाब बाढ़ से बचने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, और जो भी वाइल्ड लाइफ के लिए है, जो बर्ड्स के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है वेटलैंड। हमारी दंत कहानियाँ, हमारे जो भी पौराण हैं, आप देखिए उसमें वेटलैंड तालाबों का बहुत योगदान है। हमारा पूजा भी होता है ना, वो एक पूजा होता है, महिलाएं जाके तालाब के किनारे पूजा करती हैं, वो तालाब छठ होता है। तो तालाब से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। आज के टाइम वो खोते जा रहे हैं, तो आप अपने पास में छोटा बड़ा तालाब जो है वो बचाइए। कुछ लोग तालाबों पे काम भी कर रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहित करिए ताकि वो और अच्छा काम करें। अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरों को प्रोत्साहन दीजिए ताकि लोग काम कर सकें। सर, वन क्षेत्रों में तस्करी बहुत होती है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? प्रतापगढ़ में अराउंड 3% के आसपास फॉरेस्ट है और यहाँ पे वन तस्करी टाइप से 0 है। उसका मुख्य कारण है यहाँ पे कट सागौन काफ़ी मात्रा में जंगलों में है, जो कि लोग प्रेफर नहीं करते हैं काटने का। यहाँ बहुत वैल्यूएबल इमारती लकड़ी नहीं है, तो उस वजह से प्रतापगढ़ की एक मान के चलिए ये एक लकी भी है कि वन तस्करी एक टाइप से 0 है। यहाँ पे कटान वन क्षेत्रों में 0 है। अभी तक जब से मैं 6 महीने में आया हूँ, यहाँ मैंने सारे जंगलों में जाके पैदल गश्त भी किया है, मुझे कटान 0 दिखी है, 0 नहीं है। और दूसरी चीज़ ये हुई, जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं कि वन क्षेत्र में नहीं कटाई होनी है। तो उसके लिए हमने ये भी किया है, जब वॉचर लगाते हैं तो हम उसके किनारे जो भी आजू बाजू रहने वाले जो गांव वाले हैं वही होते हैं, ताकि उससे हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और रियल टाइम सपोर्ट मिल जाता है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। सर, एक बहुत बड़ा मामला है प्रतापगढ़ के किसानों से जुड़ा हुआ। जिले में जो किसान हैं वह नीलगाय और जंगली सुअर से परेशान है। इससे बचने के लिए उन्हें किस तरीके का, कौन सी तकनीक उपयोग करनी चाहिए? क्योंकि इस समय AI आ गया है और इससे बहुत सारे तकनीक हैं, कुछ हमारे किसानों को बता दीजिए। नीलगाय और जंगली सुअर से बचने के लिए हमको बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा। हमको AI की तरफ नहीं मूव करना पड़ेगा, हमको पीछे जाना पड़ेगा जहाँ हमारे जो पूर्वज क्या करते थे। आप जो आपकी जो फार्म की बाउंड्री है वहाँ पे कटीले लगाइए, पौधे जैसे बांस है, आपको बांस बाद में उसकी वैल्यू भी देगा और मदद भी करेगा। करौंदा लगाइए और भी जो कटीले पौधे हैं वो लगाइए। जो आप फेंसिंग कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। जो नीलगाय है वो 6-6 फुट की फेंसिंग फांद जाता है, अगर उसको कटीले एक बार चुभेगा काटा उसके बाद वो नहीं आएगा। और सिंस उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वन क्षेत्र बहुत कम है, तो वनों के अंदर रखना उनके लिए संभव ही नहीं। हम वन के अंदर रिलीज करते हैं, वो अगले ही 1 घंटे में बाहर हो जाता है। तो सबसे अनुरोध यही है कि कटीले जो भी पेड़ हैं वो लगाइए, 2-3 साल उसकी रक्षा करिए। जो बड़ा हो जाएगा तो खुद ही जानवर जो है खेत में आने से डरेंगे। सर, आपके पास कोई ऐसी योजना है किसानों के लिए कि जिसमें उनको अनुदान मिलता हो और इसके लिए कुछ प्रेरित करना चाहेंगे किसानों को, या कोई ऐसी योजना चल रही है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे किसानों को अनुदान नहीं, वो कृषि विभाग देता है। हम किसानों को मुफ्त में पौधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी सिंस ही मानसून का टाइम है, पौधारोपण का सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा टाइम यही है।
तो यहाँ पे मुफ्त में पौधे मिल रहे हैं। हर ब्लॉक में हमारी नर्सरियाँ हैं और इससे पहले भी अभियान चला के हमने किसानों को बोला है। इवन कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, सब में किसानों को बांटा गया है। 12 तारीख को बहुत पौधा बटा हुआ है। उसके अलावा भी अगर लोग इच्छुक हैं तो आप उनको संपर्क करिए, अपने खेत में लगाइए, उसकी रक्षा करिए। उससे बड़ा पुण्य का काम फिलहाल अभी नहीं है। सर, गांव में एक और प्रश्न उठता है। गांव में जैसे किसी को अपना ही पेड़ काटना हो तो इसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं जिसे काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है और क्या मतलब रूलिंग क्या है उसका? ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1978 का है। उसमें 29 प्रजातियां हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, इसको आप नहीं काट सकते बिना परमिशन के। जैसे कि सागौन है, शीशम है, आम है, नीम है, महुआ है, जो भी यहाँ के मुख्यतः प्रजातियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनको आप बिना परमिशन के नहीं काट सकते। परमिशन कैसे लेना होता है? परमिशन यूपी फॉरेस्ट की साइट पे आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद में हमारे पास उसका आवेदन आता है। हम उसकी जांच के लिए भेजते हैं कि आप एक पेड़ जो काटना चाह रहे हैं वो किस तरीके का है, आपको क्या ज़रूरत है काटने की, और अगर निजी निर्माण कार्य या फिर बाधक है, आपके छत पे गिर रहा है, उन सब चीज़ों में हम परमिशन देते हैं। और उसमें आपको 1000 रुपये सरकार को एक श्योरिटी के रूप में जमा करना होता है कि आप 6 पेड़ लगा रहे हैं, 10 पेड़ लगा रहे हैं। अगर आप 5-6 साल में 10 पेड़ों को वापस से दिखा देते हैं तो वो जो आपकी बंधक 1000 रुपये हैं वो विद इंटरेस्ट आपको सरकार वापस कर देती है मूल रूप में। और अगर नहीं लगाते हैं तो सरकार अपने कोष में जमा करा लेती है। तो ये उसका प्रोसेस हुआ। साथ ही साथ कुछ पौधे पेड़ जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है, जैसे यूकलिप्टस है, गूलर है, पॉपुलर है और कटसागौन है, इन सब चीज़ों में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि मैं आग्रह यही करूंगा, चूंकि परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी बिना वजह पेड़ों को ना काटें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्लोबल भारत से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद विजय जी। ये थे हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी, जो प्रतापगढ़ जिले के डीपीओ हैं, और उन्होंने तमाम सारी ऐसी जानकारियां दी जिसकी आवश्यकता आए दिन किसानों को पड़ती है। और किसान सीधे इनके CUG नंबर पे भी अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो वह फोन करके बता सकते हैं।